नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, जैसा आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस के लिए भी टीजीटी, पीजीटी, इस प्रकार की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के सारे चैप्टर की पहले थ्योरी करवाई जा रही है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ये जिन जिन परीक्षाओं का मैंने नाम लिया है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विशेषकर मैंने एलटी ग्रेड को ध्यान में रखकर ये आपके लिए थ्योरी और प्रश्न तैयार किए हैं। तो आज हम देखते हैं पद्मावत, जो सूफी काव्यधारा है, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित अवधी भाषा का तथा सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो पद्मावत ये सूफी काव्यधारा है, प्रेमाश्रयी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य या प्रबंध काव्य है। इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जायस नामक स्थान पर हुआ था। इसका रचना काल है मित्रों 1540 ईस्वी। किसका? पद्मावत का। इसकी भाषा है ठेठ ग्रामीण अवधी। ठेठ ग्रामीण अवधि आ जाए तब भी आपका उत्तर यही होगा, और यदि केवल अवधि हो तब भी आपका उत्तर यही होगा। यदि कभी ऐसा हो मित्रों, प्रश्न आ जाए कि परिमार्जित सांस्कृतिक अवधि और ग्रामीण ठेठ अवधि, और उसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी भी हो और गोस्वामी तुलसीदास जी भी हो, तो यदि ग्रामीण या ठेठ अवधि आए तो आपका उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी, और यदि आ जाए सांस्कृतिक परिमार्जित अवधि तो आपका उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास जी। तो पद्मावत की भाषा क्या है? ठेठ ग्रामीण अवधि। इसकी शैली क्या है? मसनवी। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं मित्रों। जैसे पद्मावत की शैली क्या है? मसनवी शैली। इसकी भाषा क्या है? ठेठ ग्रामीण अवधि। इसका रचना काल क्या है? 1540 ईस्वी। आगे देखते हैं मित्रों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपकी परीक्षा के लिए मैंने बहुत विस्तृत कोई भी थ्योरी नहीं रखी है और मैंने बहुत कम भी नहीं रखी है। मैंने केवल उतनी थ्योरी रखी है जो आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। अब देखते हैं पद्मावत की विशेषताएं। पद्मावत 1540 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। मतलब पद्मावत को जिसका रचना काल है 1540 ईस्वी, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम पहला बड़ा महाकाव्य माना है। प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कभी हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो आपका उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार चंद्रवरदाई जी हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इसे प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। बड़ा महाकाव्य, इस बात पर ध्यान देना मित्रों। पॉइंट 2 देखो, पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है मित्रों, ये ध्यान दीजिएगा। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश की के राजा गंधर्व सेन। सिंघल देश क्या है? जिसे आज लंका के नाम से जाना जाता है। सिंघल देश के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती के प्रेम कहानी पर आधारित है। जी हाँ मित्रों, पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघल देश की, रत्नसेन होगा, रतन सेन नहीं होगा। तो रत्नसेन और सिंघल देश
कि राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती के प्रेम कहानी पर आधारित है। जैसा कि इनका विवाह किससे हुआ था? रत्नसेन का नागमती से हुआ था। तभी तो 12 मासा जब वो एक तोता जो था, जो पद्मावती के यहाँ पला था, वही तो उड़ के आ गया था राजा रत्नसेन के पास, और इन्होंने इनकी सुंदरता का पूरा वृत्तांत बताया। तभी तो ये सब छोड़ छाड़ के चले गए थे पद्मावती के प्रेम में। और इनकी जो रानी थी, नागमती थी, उनको 12 वर्ष, वो सॉरी 12 महीने का 12 मासा विरह वर्णन उन्हीं का है। किसका? जो इनकी पहली पत्नी थी नागमती जी। और ये भी प्रश्न मित्रों बहुत पूछा जाता है कि 12 मासा की शुरुआत कौन से महीने से होती है? इसमें पद्मावन में तो ये आषाढ़ महीने से होती। कौन से महीने से? आषाढ़ महीने से। अब आगे देखते हैं कि पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रत्नसेन और सिंघल देश के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की राजकन्या पद्मावती की कहानी पर आधारित है। मतलब लौकिक प्रेम के माध्यम से, पद्मावती और रत्नसेन के लौकिक प्रेम के माध्यम से अंत में अलौकिक प्रेम की ओर इसमें संकेत किया गया है, जिसमें पद्मावती को परमात्मा और रत्नसेन को आत्मा माना गया है। आगे देखते हैं। तीसरी लाइन देखो मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय की ऐतिहासिक घटना का वर्णन है। भाई जो पद्मावती थी, उनकी सुंदरता का वर्णन हर मतलब सब जगह जो है वो फैल गया था। तो अलाउद्दीन जो है उनको, पद्मावती को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और विजय भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब वहां अलाउद्दीन पहुंचता है तो उसे पद्मावती क्या होता है? जौहर कर चुकी होती है। तो वहां पर केवल उनकी राख मिलती है। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट देखो, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों। पद्मावत में 7 चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम है। ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। पद्मावत में कितनी चौपाई के बाद दोहा का क्रम है? तो पद्मावत में 7 चौपाई के बाद दोहा का क्रम है। 5वीं लाइन देखो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पद्मावत में 57 खंड हैं। कितने खंडों के खंड है पद्मावत में? तो इनकी संख्या 57 खंड है। इसकी कथा वस्तु को 2 भागों में, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में बांटा जा सकता है। इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। आगे देखते हैं। छठा पॉइंट देखो, जायसी ने पद्मावत के 12 मास का, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण। जायसी ने पद्मावत के 12 मास का वर्णन आषाढ़ महीना से प्रारंभ किया है। यह प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। जायसी ने पद्मावत के 12 मास का वर्णन कौन से महीने से किया है? तो इन्होंने आषाढ़ महीने से प्रारंभ किया है। 7वां पॉइंट देखो, ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग जानते हैं पद्मावत में क्यों श्रृंगार रस है, जबकि ऐसा नहीं है मित्रों। पद्मावत का अंगी रस श्रृंगार है। श्रृंगार की वर्तनी अशुद्ध है, ये ऐसे ये शुद्ध होगी मित्रों श्रृंगार। तो पद्मावत का अंगी रस श्रृंगार है, किंतु इसका अवसान माने समाप्ति शांत रस में होता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। आगे देखो 8वां पॉइंट, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन और पद्मावती को आत्मा परमात्मा का प्रतीक माना है, जिसमें पद्मावती को परमात्मा और रत्नसेन को आत्मा माना है। आगे देखते हैं। 9वां पॉइंट देखो, पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा गया है। जो पद्मावत के अनुच्छेद हैं उन्हीं को खंड कहा गया है। इनकी संख्या कितनी है? कितनी मित्रों इनकी संख्या? अभी हमने पढ़ा था। 10वां देखो, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। यदि आपसे पूछा जाए
कि पद्मावन में समासोक्ति अलंकार है या अन्योक्ति, तो आपका उत्तर होगा समासोक्ति। इसके अनुसार ये सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस प्रेम मार्गी काव्य है। 11वां पॉइंट देखो, जायसी ने पद्मावन में मसनवी शैली के अनुसार, मसनवी शैली के अनुसार, पद्मावन कौन सी शैली है? मसनवी शैली। शाही वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। उस समय किसका शासन था? शेरशाह का। तो शाही वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। आगे देखते हैं 11वां पॉइंट, जायसी ने पद्मावन में मसनवी शैली के अनुसार शाही वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है, जो इस प्रकार से है। यह पंक्तियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं। शेरशाह देहली सुल्तानू, चारों खंड तपई जस भानु, ओही छाज राज औ पाढ़ू, सब राजा भुई धरा ललाटू। मतलब यही मुख्य राजा हैं, और जितने राजा हैं वो सब क्या है? भूमि पर लौट गए हैं। मतलब बिल्कुल, और सभी राजाओं बिल्कुल नीचा दिखा दिया है, और इनको शेरशाह को क्या दिखा दिया है? इनकी उपमा सूर से कर दी है। आगे देखो 12वां पॉइंट, पद्मावन में जायसी ने प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में इस प्रकार किया है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मित्रों, ये पता नहीं कितनी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई हैं कि ये मैं भी नहीं बता सकती हूँ। तो देखो ध्यान से, तन चित मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तन चित मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। आगे देख लेते हैं इसका अर्थ। अब देखो मित्रों, जो कहा गया है उसको एक एक चीज को यहाँ पर कैसे बताया गया है। 14 भुवन, 14 भुवन क्या है? मानव पिंड। मानव पिंड माने मानव का शरीर, पिंड माने शरीर। चित्तौड़ क्या है? शरीर। सिंघल द्वीप क्या है? हृदय। सिंघल द्वीप को ये जरूर अच्छी तरह याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो सिंघल द्वीप क्या है? हृदय। चित्तौड़ शरीर। 14 भुवन मानव पिंड। आगे देखते हैं रत्नसेन मन। रत्नसेन क्या है? मन। पद्मावती बुद्धि। बुद्धि हृदय निवासिनी बुद्धि या श्रद्धा या परमात्मा, कुछ भी आप इनको कह सकते हो। नागमती क्या है? दुनिया का गोरख धंधा अथवा भोग विलास। जैसे कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की तरफ यहाँ जाते हुए दिखाया गया है, तो नागमती क्या माना गया है? भोग विलास, गोरख धंधा। तो जब पद्मावती जिन्हें ईश्वर का प्रतीक माना गया है, जब रत्नसेन जी को तोते ने इनके सुंदरता सबके गुणों के बारे में बताया, तब ये चल दिए किसको छोड़कर? नागमती जो भोग विलास मानी गई हैं, इनको छोड़कर ये पद्मावती माने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये चल दिए। कौन? रत्नसेन जी। उसके बाद हीरामन तोता, इसको गुरु का प्रतीक माना गया है, क्योंकि हीरामन तोता नहीं तो पद्मावती जिन्हें ईश्वर का प्रतीक माना गया है, इसमें नारी को ईश्वर का प्रतीक माना गया, किसे? पद्मावती को। तो उस ईश्वर तक रत्नसेन जी को किसने पहुंचाया? उस तोते ने पहुंचाया, हीरामन तोते ने, जिसने पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया था। इसीलिए तोता किसका प्रतीक है? हीरामन तोता गुरु का। राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का। भाई उसने शैतान वाले कार्य किए, शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का। माया का। आगे देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जायसी ने अपने पद्मावत की कथा में आध्यात्मिक अभिव्यंजना रखी है। उनकी सारी कथा के पीछे शोभित सिद्धांतों की रूपरेखा है।
ये किसका कथन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। बच्चन सिंह के अनुसार, बच्चन सिंह के अनुसार जायसी की अवधि अवधि का अर्घान है। ये बच्चन सिंह जी का कथन है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रत्नसेन एवं पद्मावती को आत्मा परमात्मा का प्रतीक माना है। पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रत्नसेन को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा आचार्य शुक्ल ने दी है। भाई शुक्ल जी तो बस शुक्ल जी हैं, वो तो कुछ ना कुछ विशेष कह ही देते हैं। आगे देखते हैं। अब प्रसिद्ध पंक्तियां देखो मित्रों पद्मावत की। पहली क्या है? मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भई मूठी। दूसरी पंक्ति, काहू भोग भुगत सुख सारा, कहाँ काहू भूख भवन दुख भारा। अगली पंक्ति देखो, पीयू सो कहो संदेशना। ये नागमती ने कहा है विरह वर्णन में। पीयू सो कहो संदेशना, हे भौरा हे काक, सो धन बिरही जरि मुई, तेहि धुआं हम लाग। कि हे पीयू सो कहो मेरा संदेश, हे भौरा हे कौआ। कोई बिरहनी जो है वो लगता है जल गई है बिरह से, और उसी का धुआं मुझे लग गया है, जिससे मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए और मैं बिरह में इस प्रकार से व्याकुल हूँ। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां रही इसकी पद्मावत की। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगला वीडियो हम देखेंगे सगुण मार्गी काव्य धारा का, जिसमें हम देखेंगे रामाश्रयी काव्य धारा। रामाश्रयी काव्य धारा क्या है, इसके प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।